है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 9। हे ब्यूटीफुल, वर यू मिसिंग मी? अचानक से आती इस आवाज़ के साथ साथ कुछ कदम की दूरी पर खड़े आयांश को देख आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। लेकिन आयांश अपने पैंट के दोनों पॉकेट में अपने हाथों को डाले हल्का मुस्कुरा रहा था, जिसे देख आयत तुरंत पीछे आ रहे रेहान की तरफ मुड़ते हुए काफ़ी सख्ती में कहा, इस ऑफिस के अंदर हर किसी को आने की परमिशन कैसे मिल सकती है? और मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जिसकी बातों पर रेहान ने थोड़े नासमझी में कहा था, लेकिन उसकी ये बातें आयत के गुस्से को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। इस वजह से इस बार आयत ने हल्के गुस्से और सख्ती में कहा, ये शख्स यहाँ अंदर कैसे आया? लेकिन रेहान के चेहरे पर अचानक से हैरानी फैल गई थी। साथ ही वह अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाने के साथ साथ खुद के पीछे भी घूम गया था। मैम, आप किसकी बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। रेहान का इतना कहना था कि अब तक आयत की भी भौहें ऊपर तन चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी एक सख्ती थी, जिसके साथ ही वह भी तुरंत पीछे मुड़ने के साथ कुछ कहने वाली थी कि सामने आयांश को गायब देख वो चौंक सी गई थी। यहाँ तक कि लिए एक क्षण के लिए उसने भी अपनी नज़रों को खुद के चारों तरफ दौड़ा लिया था, जैसे वो तसल्ली कर लेना चाहती हो कि कुछ क्षण पहले उसने आयांश को देखा था या नहीं। लेकिन दूर दूर तक आयांश की गैर मौजूदगी को देख वह अपने सिर को झटकते हुए तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई थी, जिसके पीछे ही रेहान भी काफ़ी हैरानी में ही आगे बढ़ गया था। लेकिन इस बात से अनजान कि एक तरफ खड़े पिलर के पीछे मौजूद आयांश हर बार की तरह इस बार भी अपने पैंट के दोनों पॉकेट में अपने हाथों को डाले हल्का मुस्कुरा रहा था। बेबी, आई एम लव विद यू, कुछ क्षण की चुप्पी को तोड़ते हुए आयांश ने कहा, और अगले ही पल अपने पैंट की पॉकेट से एक एम्प्लॉय आईडी बाहर निकालते हुए उसे अपनी उंगलियों के बीच नचाने लगा था, जिस पर उस कंपनी का ही लोगो छपा हुआ था। यहाँ तक कि उस कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉय के गले में भी ठीक वैसा ही आईडी कार्ड लटक रहा था, जैसे वो कार्ड वहाँ काम करने वालों की कोई पहचान हो, या शायद उसी की बदौलत ही उन्हें इस कंपनी के अंदर आने की परमिशन मिलती हो, जिसकी वजह से ही आयांश भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। तो उधर केबिन के अंदर आयत को आते देख अंदर बैठी रूही भी अब तक अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, मिस आयत, आपने मलिक एंड सन्स ग्रुप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बोला था, ये रही उनकी पूरी डिटेल। इतना कहते हुए रूही ने अब तक आयत के सामने एक फाइल को बढ़ा दिया था और खुद अपनी जगह पर वापस खड़ी होने के साथ एक नज़र बगल में ही खड़े रेहान की तरफ भी देख लिया था, जहाँ खुद की तरफ रेहान को हल्का मुस्कुराते देख वह लगभग उसे घूरते हुए अपनी नज़रों को वापस से फेर भी लिया था, जैसे वो रेहान को कुछ खास पसंद ना करती हो। तभी सामने बैठी आयत ने उस फाइल को रूही की तरफ हल्का ढकेलते हुए कहा, व्हाट इज़ दिस रूही? मैंने पूरी डिटेल लाने के लिए कहा था और तुमने? आई एम सॉरी मैम, लेकिन मलिक ने अपने पर्सनल डिटेल पूरी तरह से हाइड करके रखा हुआ है। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस एंड उनके शेयर्स के डिटेल्स के अलावा उनकी कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं है, रूही ने कहा। जिसे सुन आयत अभी हैरान ही थी कि तभी बगल में खड़े रेहान ने कहा, मैम, इसका कारण शायद आदित्य मलिक के छोटे भाई अद्विक मलिक हैं। शायद अद्विक मलिक की वाइफ के सुसाइड के बाद से ही मलिक ग्रुप ने अपने पर्सनल डिटेल को पब्लिकली ब्लॉक कर दिया है। व्हाट सुसाइड? बट वाई? रेहान की बातों को सुनते ही आयत ने चौंकते हुए कहा था। तो वही वैसा ही कुछ हाल बगल में ही खड़ी रूही का भी था, जिसे देख रेहान ने आगे कहा, मैम, अब ये अफवाह है या हकीकत, ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनके कुछ करीबियों का कहना है कि अद्विक मलिक की पत्नी ने सुसाइड किया था और उसके कुछ दिन बाद ही अद्विक मलिक का भी एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि वो एक्सीडेंट भी कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था,
बल्कि एक साजिश का ही पार्ट था। शायद इस वजह से ही आदित्य मलिक ने अपने पारिवारिक मामलों के साथ साथ अपने पर्सनल डिटेल्स तक को हाइड कर दिया है। इस बार रेहान का इतना कहना था कि रूही के साथ साथ आयत भी अब तक किसी सोच में पड़ चुकी थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने कहा, और उनके बच्चे? मेरा मतलब कि आदित्य मलिक और उनके भाई के फैमिली में और कौन कौन है? उनके कितने बच्चे हैं? आयत का इतना कहना था कि रेहान ने इस पर आगे कहा, मैम, उस हादसे के बाद अद्विक मलिक का कोई वंश नहीं है जो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके, या शायद उन हादसों से पहले उनकी कोई संतान ही नहीं थी। लेकिन आदित्य मलिक के 2 बच्चे हैं, बेटा अविनाश मलिक और एक बेटी है आयशा, जो अभी कॉलेज गोइंग गर्ल है। और अविनाश मलिक ने पिछले साल ही मलिक एंड सन्स ग्रुप को ज्वाइन किया है। इस बार रेहान का इतना कहना था कि उसे सुनने के बाद आयत एक बार फिर से किसी सोच में डूब चुकी थी, या शायद वह जगदीश माहेश्वरी की बातों को सोचने लगी थी, जब उन्होंने उससे कहा था कि उसकी माँ यानी कि सारिका ने आदित्य मलिक की पत्नी कविता मलिक से ये वादा किया था कि भले ही वो मलिक खानदान की बहू नहीं बन पाई थी, लेकिन उसकी बेटी मलिक खानदान की ही बहू बनेगी। यह सोचते हुए आयत ने एक नज़र सामने खड़ी रूही की तरफ देखते हुए अगले ही पल रेहान की तरफ मुड़ गई थी। और ये अविनाश मलिक, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? मैम, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना मालूम है कि अविनाश मलिक का जिन लोगों के साथ उठना बैठना है वह अच्छे लोग नहीं हैं। पिछले साल उसके ऊपर एक ड्रग केस का मामला भी सुनने को मिला था, लेकिन यह हकीकत है कि अफवाह, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि उस मामले के बाद से ही अविनाश मलिक ने मलिक एंड सन्स ग्रुप को ज्वाइन किया था। रेहान ने आगे कहा, जहाँ उसका इतना कहना था कि आयत की भवें सिकुड़ चुकी थी। माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभर आई थी। साथ ही वह फिर से वह किसी सोच में उलझ चुकी थी, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी नजर आ रही थी, क्योंकि जिस घर की बहू, जिस शख्स की पत्नी बनने के लिए उसकी माँ ने वंदना मलिक से वादा किया था, यानी कि अविनाश मलिक ने अभी आयत के ऊपर कुछ अच्छा इम्प्रेशन नहीं जमा पाया था। तभी आयत को किसी गहरी सोच में देख रूही ने कहा, मैम, व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग इज़ ओके? हाँ रेहान, एक काम करो तुम, मुझे कल तक उस अविनाश मलिक की पूरी डिटेल्स ला कर दो। उसके फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, वो कब और क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एवरीथिंग। और ध्यान रहे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। रूही की बातों को सुनते हुए आयत ने कहा था, जिसकी बातों को सुन रूही किसी सोच में पड़ चुकी थी, लेकिन पास खड़े रेहान ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, श्योर मैम, कब तक सारी श्योर मैम, कब तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पर होगी? शाम का वक्त। माहेश्वरी विला के अंदर बैठे जगदीश माहेश्वरी इस वक्त काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। जिनके सामने ही बैठे राकेश गुप्ता व बसंत अवस्थी भी एक दूसरे को कुछ इशारे करते हुए चुप ही थे। तभी पास ही खड़ी अंजना गुप्ता बाकियों को चाय का कप पकड़ाते हुए एक कप जगदीश माहेश्वरी की तरफ भी बढ़ा दिया था। बाबूजी, चाय। जिसे सुन जगदीश माहेश्वरी ने उस कप को पकड़ तो लिया था, लेकिन अगले ही पल उसे सामने टेबल पर ही रख दिया था। जिसे देख अंजना गुप्ता शायद कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बगल में ही बैठी सुलोचना ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, पिताजी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन आप खामखा अपनी बीपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सारिका जीजी को जो करना था वो तो उन्होंने कर लिया, और करने के बाद स्वर्ग भी सिधार गए। फिर उनके कस्मे वादे भी समझ लीजिए कि उनके साथ ही चला गया। सुलोचना का कहना बिल्कुल ठीक है पिताजी। सारिका जीजी ने अपने जीते जी उन मलिक के साथ क्या वादा किया था, उसके चक्कर में हम अपनी आयु की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं ना। खासकर ये जानने के बाद भी कि उस मलिक का वो बेटा अविनाश एक नंबर का आवारा और नशेड़ी बाज इंसान है। सुलोचना की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए उनके पति बसंत अवस्थी ने कहा था, जिस पर सुलोचना भी अपनी हामी भरते हुए आगे बोली, बिल्कुल, हमारी आयु बस जुबान की थोड़ी खर मिजाज वाली है, बाकी उसका दिल
उसका दिल तो साक्षात मोम की तरह पिघला हुआ है। और कहाँ वो अमीर बाप का बिगड़ा औलाद। पिताजी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे। कहीं शादी के बाद हमारी हमारी आयु के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? क्या पता सारिका जीजी के वसीयत के मुताबिक 1 साल तक अपनी आयु को वो किसी रानी की तरह रखें और प्रॉपर्टी हाथ आते ही नौकरानी, या फिर कहीं सीधा सारिका जीजी के पास ही न भेज दे। फिर हम लोग क्या करेंगे? लेकिन ये बात तो सोच कर ही मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। सुलोचना, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जहाँ सुलोचना ने अभी अपनी बातों को खत्म किया ही था कि तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने अभी जो भी कहा वो सच है, लेकिन ये बातें सालों पहले की हैं। अब तो अविनाश भी अपने डैड के साथ उनके कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर मुझे नहीं लगता कि हमारी आयु का उनके साथ रिश्ता जोड़ना कहीं से भी कुछ गलत होगा। अरे अंजना भाभी, आप भी किस सदी में जी रही हैं? कुत्ते की दुम को कभी सीधी होते हुए देखा है भला? हाँ, जवाब दीजिए। अंजना गुप्ता ने अभी अपनी बातों को खत्म किया ही था कि एक बार फिर से उनकी बातों के बीच में सुलोचना ने कहा, जहाँ अभी वो आगे और भी कुछ कहने वाली थी कि तभी उनकी नज़र बाहर से अंदर आ रही आयत माहेश्वरी पर पड़ चुका था, जो इस वक्त थोड़ी थकी हुई भी नजर आ रही थी। शायद दिन भर ऑफिस में काम करने की वजह से वह ऐसी नजर आ रही थी। लेकिन उसे देखते ही सुलोचना ने आगे कहा, लो, अपनी आयु भी आ गई। अब आप लोग इसी से पूछ लीजिए कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ सुलोचना का इतना कहना था कि जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वहाँ मौजूद बाकियों की भी नज़रें उस तरफ ही उठ गई थीं, तो वही आयत भी, जिसने सुलोचना यहाँ तक कि पहले से ही हो रही उन बातों को सुनने के बाद भी वहाँ मौजूद सभी को इग्नोर करते हुए अपने कमरे तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, जिसे ऐसे जाते देख सुलोचना की भौहें तन चुकी थीं। तो वही बाकी भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए थोड़े हैरान नजर आ रहे थे कि तभी आयत को बीच रास्ते में ही रोकते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कुछ कहना चाहा था। आयु बेटा, आप नानू, ऑलरेडी अभी मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। फिलहाल मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ, सॉरी, आयत ने कहा और तुरंत वहाँ से आगे बढ़ते हुए ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से अपने कमरे के अंदर चली गई थी, जिसे बाकी सब बस हैरानी में जाते हुए देखते रह गए थे। तभी सुलोचना अपने सिर को झटकते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, हाँ, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन यहाँ हम लोग इसके चक्कर में अपनी बीपी बढ़ा रहे हैं। और एक ये मैडम है, इनकी तो जैसे अकड़ ही कम नहीं हो रही है। बड़ों से बात कैसे करते हैं, इस बात की इन्हें तमीज़ तक ही नहीं है। सुलोचना, ऐसी बात नहीं है। अंजना भाभी, आप चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। आपके ही दुलार का नतीजा है जो ये बित्ते भर की छोकरी यहाँ सबके सिर पर हर वक्त नाचती रहती है। इस बार अपनी बातों को कहते हुए सुलोचना थोड़ा गुस्से में भी नजर आने लगी थी, तो वही उनकी बातों को सुन अंजना गुप्ता भी बाकियों की तरह ही शांत ही थी, लेकिन उनकी नज़रें इस वक्त ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ थी, जहाँ से अभी कुछ क्षण पहले ही आयत गई थी। साथ ही उन नज़रों में आयत के लिए एक चिंता भी साफ नजर आ रहा था। तो उधर आयत कमरे के अंदर जाते ही तुरंत कमरे से अटैच्ड बाथरूम के अंदर चली गई थी। कुछ देर तक खुद को शावर से नॉर्मल करते हुए वो अपने ऊपर एक टॉवेल को लपेटे वापस रूम के अंदर आई ही थी कि कमरे के अंदर अचानक से गूंजती एक आवाज़ को सुन वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। हे ब्यूटीफुल, लुकिंग हॉट। जहाँ सामने ही बेड पर आयांश को लेटा देख आयत इस बार लगभग चीख उठी थी, यू, हाउ डेयर यू। लेकिन उससे पहले ही आयांश की नज़रों को खुद के शरीर के ऊपर देख, जो इस वक्त उसने खुद को सिर्फ एक टॉवेल से ढक रखा था। आयत हड़बड़ाहट में वार्डरोब की तरफ दौड़ पड़ी थी, जहाँ से खुद के लिए एक जैकेट निकालते हुए वह उसे पहन पाती। उससे पहले ही आयांश के बाजुओं की पकड़ उसकी कमर पर कस चुकी थी, जो आयत के गुस्से को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी था। लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही आयांश ने कहा,
हमने वहाँ भी तुझे मांगा है जहाँ लोग सिर्फ अपनी खुशियाँ मांगते हैं, और आज जब हक जताने की बारी आई तो कहते हो कि हाउ टू डेयर। हाँ, आयत की कमर में अपनी बाजुओं को फंसाते हुए अयास ने अभी इतना ही कहा था कि तभी आयत का एक जोरदार पंच उसके पेट में जा लगा था, जिसके साथ ही अयास के कदम भी पीछे हट गए थे। लेकिन आयत इसके आगे कुछ कहती या करती, तभी बाहर से आती अंजना गुप्ता की आवाज़ को सुन एक क्षण के लिए उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ घूम गई थी। आयु बेटा, आप ठीक तो हैं? बड़ी माँ, माहेश्वरी विला की सिक्योरिटी क्या बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखी गई हैं, जो उनके गैर मौजूदगी के बावजूद जो उनकी मौजूदगी के बावजूद ही कोई कमरे के अंदर तक आसानी से आ जा रहा है? आयत ने गुस्से में ही चीखते हुए कहा था, जहां उसकी बातों पर अंजना गुप्ता तुरंत जमीन पर पड़े उसके लॉन्ग जैकेट को उसके ऊपर डालते हुए कहा, बेटा आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं समझी। तो वही आयत उस जैकेट को पहनते हुए थोड़ी हैरान नजर आ रहे थे। बड़ी माँ, आपको ये शख्स। इतना कहते हुए वो पीछे ही मौजूद आयांस की तरफ मुड़ी ही थी कि वह तुरंत चौंक भी गई थी। यहाँ तक कि पूरे कमरे में अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए भी वो उतनी ही हैरान थी, क्योंकि इस वक्त उसके कमरे में आयांस तो क्या, उसकी परछाई तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसके कंधों पर हाथ रखते हुए अंजना गुप्ता ने कहा, आयु बेटा, बात क्या है? आप किसी शख्स की बात कर रही थी, कहाँ है वो? अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रखा है? झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन एक पल के लिए लगा कि जैसे मेरे फेफड़े मुंह से बाहर निकल आएंगे। जहाँ अभी अंजना गुप्ता ने अपनी बातों को खत्म किया ही था कि तभी कमरे के अंदर आती हुई सुलोचना ने कहा था, जिन्हें एक नज़र देख आयत काफ़ी जल्दबाजी में ही अपने जैकेट के बटन को बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जिसकी इस हरकत पर पीछे रह गई अंजना गुप्ता काफ़ी हैरान नजर आने लगी थी। तो वही सुलोचना शायद वहाँ हुए हादसे को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी बड़ी माँ यानी कि अंजना गुप्ता को आयत के पीछे ही जाते देख सुलोचना भी उनके पीछे ही बढ़ गई थी। जहाँ माहेश्वरी विला के बाहर बने एक छोटे से हॉल के अंदर आयत माहेश्वरी विला के सारे सीसीटीवी फुटेज को बारी बारी से चेक करते हुए काफ़ी झुंझलाई हुई थी। तो वही पास खड़ा लगभग 55 वर्ष का सिक्योरिटी गार्ड, जिसके चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे, आयत से कहा, मैडम जी, ज़रूर आपको कोई धोखा हुआ होगा, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कोई इंसान तो क्या, माहेश्वरी विला के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वही आयत, जो अभी भी उस गार्ड की बातों को इग्नोर कर सामने स्क्रीन पर सभी फुटेज को फॉरवर्ड करती जा रही थी। लेकिन उसकी बातों को सुन सुलोचना, जो अभी अभी ही अंजना गुप्ता के साथ वहाँ आई थी, उस गार्ड की बातों को सुन काफ़ी घबराहट में चीखते हुए बोली, क्या माहेश्वरी विला के अंदर कोई चोर आया था? अंजना भाभी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन मेरी बाईं आंख सुबह से ही फड़कते हुए किसी अनहोनी के होने का इशारा कर रही थी, और देखिए वो हो भी गया। लेकिन अंजना गुप्ता उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आयत के करीब बढ़ गई थी। आयु बेटा, क्या ये सच है? सच में विला के अंदर कोई आया था? जहाँ आयत फुटेज में दूर दूर तक आयांस की मौजूदगी को नदारद देख किसी सोच में पड़ चुकी थी। जैसे एक क्षण के लिए उसे खुद के ऊपर ही संदेह होने लगा था कि आयांस की मौजूदगी कहीं उसका कोई भ्रम तो नहीं था। ठीक वैसा ही भ्रम जैसा आज सुबह उसे अपनी कंपनी में हुआ था, जिसे सोचते हुए एक नज़र उसने अपने हाथ की मुट्ठियों पर भी घुमा लिया था, जिससे उसने आयांस के ऊपर पंच जड़ा था। लेकिन उसकी सोच को अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वो आगे बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई थी। तो वही अंजना गुप्ता और सुलोचना भी वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गई थी, जहाँ उनके जाते ही उस गार्ड ने भी अपने सीने पर हल्की थपकियाँ देते हुए एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था। तभी उस गार्ड के सामने खड़े होते हुए आयांस ने एक लिफाफा रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप अपना काम इतनी सफाई से पूरा कर लेंगे। जिस पर वो गार्ड बिना कोई जवाब दिए बस उस लिफाफे के अंदर झांकने लगा था, जो इस वक्त पैसों से भरा हुआ था। जहाँ ये तसल्ली हो जाने के बाद
उसने एक नज़र आयांश के पीछे देखा और इस बार काफ़ी जल्दबाजी में कहा, चलो अब तुम भी जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर किसी की भी नज़र पड़ गई तो फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और आयांश के बाजुओं को पकड़ते हुए उस हॉल से बाहर निकल गया था। तो उधर आयत अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए अभी भी किसी सोच में उलझी हुई थी, जैसे अभी भी वो आयांश और उसकी मौजूदगी के बारे में सोच रही हो। लेकिन अगले ही पल वह चौंक भी गई थी, क्योंकि अचानक से उसकी नज़र कमरे से अटैच्ड खुली हुई खिड़की पर चली गई थी, जो इस वक्त खुली हुई थी। वही उसे देखते ही आयत भी तुरंत उस खिड़की की तरफ दौड़ गई थी, जिसके साथ ही उसने एक नज़र बाहर भी झांक कर देख लिया था, जहाँ कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़े रहने के बाद वह काफ़ी जल्दबाजी में पीछे मुड़ते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक नंबर भी डायल कर दिया था। हेलो रूही, उस हॉस्पिटल वाली लड़की की तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट डिटेल है क्या? आयत ने कहा। तो वही फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद रूही की बातों को सुनते ही आयत इस पर काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। व्हाट? इस वक्त तो तुम्हारे साथ है? जस्ट वेट, मैं अभी आ रही हूँ। और तुरंत अपना कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वह काफ़ी जल्दबाजी में ही अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से उसके पैरों तले ठोकर सा लगा और वो औंधे मुँह गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत बाजुओं ने उसे हवा में ही पकड़ लिया था। लेकिन नीचे गिरने की डर से आयत की पलकें आपस में कस चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।